स्वागत है बच्चों, मैं अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा। कक्षा 12, विषय जीव विज्ञान, इकाई 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत प्रकरण मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का अध्ययन आज की ऑनलाइन क्लास में करेंगे। अध्ययन के बिंदु निम्न प्रकार से हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव तथा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। पूर्व के कक्षा 11 में आपने जीवित जीवों में पाई जाने वाली विविधता के बारे में अध्ययन किया है। कक्षा 11 में ही आपने अध्ययन किया है कि जीवों को उनके लक्षणों की समानता तथा असमानताओं के आधार पर अलग अलग जगत में रखा गया है। विटेकर ने जीव जगत के वर्गीकरण में सूक्ष्म जीवों को किस जगत में रखा है? मोनेरा जगत में। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में क्या उपयोग है? आज के ऑनलाइन वीडियो में हम सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा प्रथम शिक्षण बिंदु घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव है। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, इसका उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। घरेलू उत्पाद जैसे ब्रेड, दही, डबल रोटी, डोसे का आटा, अनेक ऐसे घर में प्रयोग आने वाली चीज़ें हैं जिनमें सूक्ष्म जीवों का बहुत ज़्यादा महत्व है। दूध से दही के बनाने की प्रक्रिया में हम दूध में जिसको हमें दही बनाना होता है, उसमें थोड़ी मात्रा में दही मिलाकर उचित तापक्रम पर कुछ घंटों के लिए रख देते हैं और वह दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध से दही के परिवर्तन हेतु जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। दूध से दही बनने पर दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है तथा विटामिन B12 हमें केवल और केवल जंतु उत्पादों से ही प्राप्त होता है और हमारे शरीर के लिए इसका विशेष महत्व है। दूध से दही जमाने पर हमें विटामिन B12 की बढ़ी हुई मात्रा प्राप्त हो जाती है। बेकर यीस्ट जो कि एक कवक है और इसका वैज्ञानिक नाम सैकरोमाइसीस सेरीविसी है। इसका उपयोग ब्रेड व डोसा का आटा बनाने में किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो डोसा का आटा है वह चावल एवं दालों का आटा होता है। उसको ढीला ढाला करने के लिए पानी मिला करके आटे में तथा कुछ मात्रा में बेकर यीस्ट अर्थात सैकरोमाइसीस सेरीविसी मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है और कुछ घंटे बाद हमें डोसा आटा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रेड, डबल रोटी के बनाने में भी सैकरोमाइसीस सेरीविसी का विशेष उपयोग होता है। ये जो बेकर यीस्ट है, सैकरोमाइसीस सेरीविसी है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से आटे को ढीला कर देते हैं? किण्वन की प्रक्रिया है जिसकी वजह से आटे में ढीलापन आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने की वजह से यह ढीला ढाला एवं फूला हुआ आटा हमें मिलता है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनाई यह एक जीवाणु है। इस जीवाणु का उपयोग स्विस पनीर के उत्पादन में किया जाता है। स्विस पनीर में बड़े बड़े छिद्र होते हैं तथा यह अत्यंत ही महंगा पनीर है। जो इस पनीर में बड़े बड़े छिद्र हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनाई द्वारा किण्वन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने की वजह से बनते हैं। चित्र में यहाँ यीस्ट दिखाए गए हैं।
जो कि मुकुलन द्वारा नए ईस्ट का विखंडन या मुकुलन द्वारा उनको पैदा कर रहे हैं। LAB का पूरा नाम क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? अब हम औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा अनेक किण्वित पेय, प्रतिजैविक, रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु का उत्पादन किया जाता है। किण्वित पेय अर्थात अवायवीय श्वसन या फर्मेंटेशन द्वारा ब्रीवर्स ईस्ट, जो कि वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसीस सेरेविसी के नाम से जाना जाता है, इसके प्रयोग द्वारा बियर, विस्की, ब्रांडी तथा रम का उत्पादन किया जाता है। इनके उत्पादन में जो फलों का रस है, इन रसों में ब्रीवर्स ईस्ट अर्थात सैकेरोमाइसीस सेरेविसी की थोड़ी मात्रा मिलाकर कुछ दिनों के लिए रख दी जाती है। ये ब्रीवर्स ईस्ट किण्वन द्वारा ग्लूकोज का परिवर्तन C2H5OH अर्थात एल्कोहल में कर देते हैं तथा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। प्रतिजैविक कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं। कैसे सूक्ष्म जीव? जीवाणु, जो अन्य सूक्ष्म जीवियों अर्थात अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को मंद करते हैं या उन्हें मार देते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक, जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी, उसका नाम पेनिसिलिन है और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के खोजकर्ता महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन उत्पादन करने वाला सूक्ष्म जीव पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक कवक है। प्रतिजैविक का उपयोग अनेक जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम के लिए, यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं पेनिसिलिन का एक एक्वस सलूशन है। जब किसी व्यक्ति को कोई जीवाणु जनित रोग हो जाता है तो डॉक्टर पेनिसिलिन के इंजेक्शन द्वारा, जो कि अब कई अच्छे रूपों में भी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है, उनके उपयोग द्वारा जीवाणु जनित रोगों को डॉक्टर शरीर में बीमारी फैलाने से रोकते हैं। रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग से अनेक अम्ल निर्मित किए जाते हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर नामक कवक से उत्पन्न किया जाता है। एसिटिक अम्ल, जिसको सिरके तथा अचार में उपयोग में लाया जाता है, इसका उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु से किया जाता है। ब्यूटरिक अम्ल, जिसका उत्पादन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु से किया जाता है, तथा लैक्टिक अम्ल, जिसका उत्पादन लैक्टोबैसिलस से किया जाता है। एंजाइम अर्थात सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा एंजाइमों का उत्पादन कैसे करते हैं तथा कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो जीवाणुओं से उत्पन्न होते हैं, मुख्य एंजाइम पर प्रकाश डालते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यह एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। लाइपेज, जो कि बैसिलस तथा अन्य जीवाणुओं से प्राप्त होता है। लाइपेज का उपयोग हमारे कपड़ों में लगे हुए तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बों को हटाने के लिए किया जाता है। पेक्टिनेजेस, इनका उत्पादन एस्परजिलस तथा अन्य से किया जाता है। जो पेक्टिनेजेस हैं, ये प्रोटीन के बड़े बड़े चेन्स को छोटी छोटी चेन में तोड़ देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में किया जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति को किसी कारण की वजह से, चोट लगने की वजह से किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, किसी को हेड इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से उसका रक्त वाहिनी में थक्का रक्त का बन जाता है, तो
ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा रक्त संचरण बाधित हो जाता है। उसको मेंटेन रखने के लिए वहाँ से रक्त वाहिका से थक्का हटाना अति आवश्यक है। उस थक्के को हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा अन्य जैव सक्रिय अणुओं का उत्पादन, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है, तथा स्टैटिन जो भी एक मुख्य जैव सक्रिय अणु है, इसका उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस नामक ईस्ट से किया जाता है। अंग प्रतिरोपण जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इनके बारे में आप सुना होगा। एक व्यक्ति का लीवर जब दूसरे व्यक्ति के लीवर को हटा करके वहाँ पर स्थापित करना होता है, प्रतिरूपित करना है, तो दूसरे व्यक्ति का शरीर उसे अस्वीकार न करे, इसके लिए साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग किया जाता है, जिससे कि जो रिसीवर है यानी जो प्राप्त करने वाला, अंग प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसमें अंग सही से प्रतिरूपित हो सके। स्टैटिन का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने में किया जाता है। बहुत सारे लोगों को अधिक कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई बीपी की शिकायत होती है। उस हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग कर रक्त कोलेस्ट्रॉल को घटा दिया जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाती है। सिट्रिक अम्ल किस कवक से प्राप्त होता है? एस्परजिलस नाइगर से। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। वाहित मल अर्थात सीवेज। हमारे आसपास नालियाँ पाई जाती हैं। वो नालियाँ फिर बड़े नालों में मिलती हैं जाके, वो बड़े नाले और बड़े नालों में मिलते हैं, और उन बड़े नालों का पानी किसी न किसी पास की नदी में गिरा दिया जाता है। जितने भी बड़े शहर हैं अधिकांशतया नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और शहर की पेय व्यवस्था अर्थात पीने का पानी अधिकांशतया उन्हीं नदियों से शहर में दिया जाता है। तो जब दूषित जल, सीवेज जल नदियों में पहुँचेगा और उसी को उसी रूप में घरों में पुनः भेज दिया जाएगा, तो अनेक रोगों के होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जो वाहित मल जल है, सीवेज जल है, उसका उपचार किया जाता है। उससे पहले हम सीवेज मल या वाहित मल के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। नगर एवं शहरों का व्यर्थ मलमूत्र तथा अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ से युक्त जल ही वाहित मल ये जल कहलाता है। वाहित मल में अनेक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, अतः नदियों में इस जल को गिराने से पूर्व इसका उपचार करना आवश्यक है। चित्र में यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी नदी में शहर का कोई वाहित मल सीवेज गिराया जा रहा है। वाहित मल उपचार के मुख्य रूप से दो चरण हैं। प्राथमिक उपचार, जिसमें भौतिक रूप से बड़े तथा छोटे कणों का निस्यंदन किया जाता है, अर्थात जो सीवेज है, सीवेज वाटर है, उसमें अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थों को हाथों से या बड़े बड़े छन्नों से छान करके अलग कर लिया जाता है। इसके लिए जो सीवेज जल जा रहा है नदियों की तरफ, उसमें बीच में बड़े बड़े छन्ने लगा दिए जाते हैं, जो कि उस सीवेज के जल से बड़े कणों को, जैसे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, कूड़ा करकट है, उनको अलग कर लेता है। अब बचे हुए सीवेज को द्वितीयक अथवा जीव विज्ञानीय उपचार के लिए बड़े बड़े टैंकों में भेजा जाता है। उन बड़े बड़े टैंकों में ऑक्सीजन की या वायु की सप्लाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? जिससे कि उनमें ऊर्लक वृद्धि हो सके, अर्थात कवकीय तंतुओं से जुड़े जो जीवाणुओं के जाली जैसी संरचनाएं हैं,
इनका झुंड अधिक से अधिक वृद्धि कर सके। वायवीय श्वसन द्वारा ये उर्वरक वृद्धि होने पर जीवाणु तथा कवक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर उनका सरलीकरण कर देते हैं। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी का कम होना, जब सीवेज के कार्बनिक पदार्थों को जीवाणु तथा कवक वायवीय श्वसन द्वारा अपघटित कर देते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता में कमी आ जाती है, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का कम होना कहते हैं। जीवाणु झुंड अर्थात फ्लाक्स द्वारा वाहित मल का अवसाद में परिवर्तन किया जाता है और जिससे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ज़्यादा कम हो जाती है। कुल मिलाकर कहने का भावार्थ यह है कि वाहित मल के कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु वायवीय श्वसन तथा वायवीय जीवाणुओं एवं कवकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सीवेज में घुली हुई कार्बनिक अशुद्धियों को सरलीकरण कर फिर से उसे नदियों में छान करके निथार करके डाला जाता है। जीवाणु झुंड जो फ्लाक्स है वाहित मल को अवसाद के रूप में परिवर्तित तो करता ही है, साथ ही साथ क्योंकि वहाँ पर कुछ मीथेनोजन बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ अन्य गैसों का निर्माण करते हैं, उन गैसों को बायोगैस कहते हैं और उनका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोगैस क्या है तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? आओ अब हम बायोगैस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस गैसों का एक मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। बायोगैस उत्पादक सूक्ष्मजीव मीथेनोजन जीवाणु हैं, जिसे मीथेनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। ये अत्यंत ही आद्य बैक्टीरिया हैं। बायोगैस उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ सेलुलोजीय पदार्थ जैसे गोबर, कूड़ा करकट आदि हैं। विधि जीवाणुओं द्वारा अवायवीय श्वसन तथा बायोगैस का संगठन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसें हैं। बायोगैस का उपयोग रसोई गैस के तथा उजाले के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर एक गोबर गैस प्लांट दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ से करदम अर्थात कूड़ा करकट, गोबर तथा पेड़ पौधों की पत्तियां आदि डाली जाती हैं, जो कि डाइजेस्टर टैंक में पहुंचते हैं। यहाँ पर मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उनका अवायवीय तरीके से अपघटन होता है, जिससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह गैसें ऊपर एक पाइप द्वारा लगे हुए रेगुलेटर को खोल करके घरों की तरफ भेज दी जाती है, जिसका उपयोग भोजन आदि निर्माण में किया जाता है तथा इस टंकी में बचा हुआ गोबर का अवशेष तथा करदम का अवशेष दूसरी तरफ से निकाल करके जैव उर्वरक के रूप में किसानी में किया जाता है। बायोगैस का संगठन क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। इस पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हम जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैविक खेती का मुख्य आधार है अत्यधिक जैव विविधता। जैविक खेती में जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, जैविक खेती को उतना ही अच्छा माना जाता है। जैविक खेती में मुख्य रूप से जो हमारी प्राचीन पद्धति है किसानी का, उसका उपयोग किया जाता है।
अर्थात रासायनिक खादों का उपयोग तथा रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक पीड़कों का उपयोग या पीड़कनाशियों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक खेती में जब अधिक से अधिक जैव विविधता होगी अर्थात वहाँ पर सुविकसित खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल होगी, तब वहाँ पर जीव एक दूसरे को खाए जाने एवं खाने की संभावना से युक्त होंगे और वो एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए वहाँ पर एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखेंगे। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसमें से अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जैव नियंत्रण से तात्पर्य पादप रोगों तथा पीड़कों के जैव वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रण से है। रासायनिक कीटनाशकों का जो बहुतायत उपयोग हो रहा है, इसके उपयोग से मनुष्य तथा अन्य जीवों एवं पर्यावरण संतुलन को भी हानि पहुंच रही है, क्योंकि ये रासायनिक कीटनाशक बहुत सारे कीटों की प्रजातियों को बिल्कुल से नष्ट कर देते हैं। इनके नष्ट होने से पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है तथा फसलों में इन जैव रासायनिक दवाओं के इस्तेमाल की वजह से शरीर में मनुष्य के अनेक व्याधियां जैसे कैंसर, अस्थमा आदि उत्पन्न हो रहे हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में उदाहरण के लिए बैसिलस थुरिनजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग को बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में उपयोग में लाया जाता है। जो बटरफ्लाई का कैटरपिलर है वह फसलों तथा सब्जियों के पत्तियों तथा फलों को खा करके उनको नष्ट कर देता है। पौधों की पत्तियों के खाए जाने से इस कैटरपिलर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे सूखने लगते हैं तथा फूल एवं फल भी कम संख्या में आते हैं। इस बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग विधि बैसिलस थुरिनजिएंसिस के शुष्क बीजाणु को पानी में घोल करके दोषपूर्ण पादपों पर इसका छिड़काव किया जाता है। इन शुष्क बीजाणु जो पानी में घोल के मिश्रण तैयार किया गया है, पत्तियों पर डाल दिया गया है, इन पत्तियों का कीट के लार्वा द्वारा भक्षण किया जाता है। जब ये लार्वा तथा कैटरपिलर बीटी बीजाणु युक्त पत्ती को खाते हैं तो यह बीटी बीजाणु उनके पेट में पहुंच जाता है और पाचन नली में टॉक्सिन अर्थात विष का स्राव करता है। इस टॉक्सिन या विष की वजह से लार्वा अर्थात बटरफ्लाई का कैटरपिलर मर जाता है। बैक्यूलोवायरस द्वारा भी कीटों तथा संधिपादों का नियंत्रण किया जाता है। जो बैक्यूलोवायरस हैं ये वायरस हैं तथा ये न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। बैक्यूलोवायरस द्वारा किनका जैव नियंत्रण संभव है? कीटों एवं संधिपादों का। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक मृदा की पोषक गुणवत्ता बढ़ाने वाले जीव हैं। जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया हैं। जैव उर्वरक के रूप में जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु का दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहसंबंध होता है, अर्थात दाल वाली जो हमारी फसलें हैं जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना आदि की जड़ों में जो राइजोबियम जीवाणु है वह सहसंबंध बना करके रहता है। यहाँ चित्र में आप छोटी छोटी गोलियाँ देख रहे हैं। ये गोलियाँ राइजोबियम जीवाणुओं का निवास स्थान है जो पौधे की जड़ों के साथ सहसंबंध बनाकर रह रहा है। यह राइजोबियम जीवाणु जो हमारे वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण कर कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं और पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देते। इसीलिए दलहनी फसलें
नाइट्रोजन की अर्थात प्रोटीन की अच्छी स्रोत होते हैं। साथ ही साथ राइजोबियम को पादप से क्या सब मिलता है, तो पादप राइजोबियम को रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो मुक्त जीवी होते हुए भी वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। जैव उर्वरक के रूप में कवकों का भी उपयोग होता है, अर्थात कुछ कवक पादपों की जड़ों के साथ सह संबंध बनाते हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लोमस कवक पौधे की जड़ के साथ सह संबंध स्थापित कर पौधे में फास्फोरस की कमी नहीं होने देता, अर्थात फास्फोरस की आपूर्ति करता है। इसी प्रकार से जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया अर्थात नीली हरी शैवालों का भी बहुतायत उपयोग देखने को मिलता है। धान के खेत में हमने देखा है कि भरे हुए पानी में या धान के खेत की गीली मिट्टी में साइनोबैक्टीरिया बहुतायत संख्या में तथा अन्य शैवाल बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबीना, नास्टाक तथा आसिलेटोरिया धान के खेत में जब मौजूद होते हैं तो ये भी वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं और जिससे पौधे को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वजह से धान की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ताकि उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। साइनोबैक्टीरिया के दो प्रमुख उदाहरण बताइए, एनाबीना तथा नास्टाक। आज के अध्ययन में हमने सीखा घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव तथा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। गृह कार्य नोट करें। प्रथम प्रश्न, प्रतिजैविक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 2, साइक्लोस्पोरिन तथा स्टैटिन के उपयोग लिखिए। तीसरा प्रश्न, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चौथा प्रश्न, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है। प्रश्न नंबर 5, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों के महत्व पर प्रकाश डालिए। आज हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान के तहत अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में, वाहित मल उपचार में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के साथ साथ जैव नियंत्रण कारक तथा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इकाई 9 के अंतर्गत अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने आसपास किसी बीज भंडार की दुकान से फसलों के संकर बीजों के बारे में पता लगाकर आएंगे। धन्यवाद।